नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। जैसे जैसे जांच की आंच आगे बढ़ते जा रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और खासकर पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेचैनी बढ़ते जा रही है। कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें कही गई, उन्हीं बातों को बाहर भी दोहराया गया। खासकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की वर्किंग को लेकर पुराने मुख्यमंत्री को कुछ कहने का मौका मिल गया। दरअसल ये मौका इसलिए मिला क्योंकि रायपुर की स्पेशल कोर्ट में कोल घोटाले वाले मामले में 4 वकीलों ने स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। उस शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू के 3 अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस दिया। इस नोटिस के बाद भूपेश बघेल का ये बयान सामने आया है। ईओडब्ल्यू के जिन 3 बड़े अफसरों को नोटिस दिया गया, उनमें पहले हैं निदेशक अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा। इनसे स्पेशल कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इसी नोटिस के बाद भूपेश बघेल की बाँछें खिली हुई है। वो पूछ रहे थे मीडिया तक सील बंद लिफाफा कैसे पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के जमाने में हुए 9 अलग अलग बड़े घोटालों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही है। गहराई समझने वाली बात यह है कि इन एजेंसियों की अभी तक पूरी पड़ताल नहीं हुई है, जबकि शराब घोटाले वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नवंबर तक और ईओडब्ल्यू को दिसंबर तक आरोप पत्र दाखिल करने का समय दिया है। यही कारण है कि जांच की आंच अब और तेज होती गई है। फिलहाल अभी तो सिर्फ 50 ही बागड़ बिल्ले अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं, जिसमें भूपेश बघेल के बेहद करीबी पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के अलावा भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल और कई पूर्व और वर्तमान आईएएस अधिकारी भी जेल में बंद हैं। इन 50 आरोपियों के बाद क्या अगला नंबर भूपेश बघेल का होगा या कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता जेल में जाएंगे? यह प्रश्न आज इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से तेजी से जांच आगे बढ़ रही है, आप यकीन मान के चलिए बहुत जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। जिन जिन बड़े बड़े मामलों की अभी जांच अधूरी है, मैं आगे उसकी संक्षेप में जानकारी देने के साथ खासकर उस सीलबंद लिफाफे का भी खुलासा करूंगा जिसे लेकर भूपेश बघेल परेशान हैं। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मीडिया तक सीलबंद लिफाफा कैसे पहुंचा। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जिन प्रमुख मामलों की जांच चल रही है उसमें शराब घोटाला, कोल लेवी घोटाला, डीएमएफ घोटाला, कस्टम मिलिंग और महादेव सट्टा के अलावा नान घोटाला, एनजीओ घोटाला, सीजीपीएससी घोटाला और सीजीएमएससी घोटाले में दवा उपकरण की खरीदी जैसे बड़े बड़े घोटाले शामिल हैं। इन मामलों की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अलावा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ईओडब्ल्यू, एसीबी और केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई कर रही है, जहां सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। खासकर शराब घोटाले मामले में तो यह आंकड़ा 3200 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और मुख्यमंत्री के बेटे चेतन बघेल के अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी, निरंजन दास और होटल कारोबारी अरवा ढेबर के अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लो सहित 14 आरोपी जेल में हैं। इस मामले की जांच ईडी ईओडब्ल्यू कर रही है, जबकि 30 आबकारी अधिकारियों ने अग्रिम जमानत ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर तक अंतिम रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके आगे मैं एक एक कर संक्षेप में कुछ और घोटालों की जानकारी दे रहा हूं, जैसे 411 करोड़ का सीजीएमएससी घोटाला। इस मामले में 2022 से 2023 के बीच मोक्षित कारपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा सहित 6 लोग जो फिलहाल जेल में बंद हैं, जिसमें सीजीएमएससी के अधिकारी बसंत कौशिक, छिद्रोद राउतिया, कमलकांत पाटनवार, डॉक्टर अनिल परसाई, दिलीप कुमार बंदे शामिल हैं, जबकि शशांक के पिता शांतिलाल और साले शुभम बारमेटा सहित अन्य लोगों की भी जांच चल रही है। यानी कोई भी घोटाला 100-200 करोड़ का नहीं है, बल्कि 500 करोड़ से ऊपर या उसके आसपास का ही है। ऐसे ही एक और घोटाला है डीएमएफ घोटाला, ये तो 550 करोड़ रुपए का है, जिसकी जांच भी ईओडब्ल्यू कर रही है। इस मामले में आईएएस रानू साहू, माया वारियर, मनोज कुमार द्विवेदी, अनवर ढेबर सहित रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया सहित 10 से अधिक लोग को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कई कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई, दस्तावेज बरामद किए गए, ढेर सारे सबूत इकट्ठे किए गए। जांच एजेंसी के रडार में अभी भी 6 आईएएस और 25 से अधिक सप्लायर आ चुके हैं। अधूरी जांच के लिस्ट में महादेव सट्टा घोटाले का भी जिक्र होता है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। 508 करोड़ रुपए की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें भूपेश बघेल खुद आरोपी हैं, नंबर 6 के आरोपी हैं। और इनके अलावा इस मामले में जिन 12 आरोपियों को हाल में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उनमें सस्पेंड एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह यादव, अर्जुन यादव, सतीश चंद्रा
कराकड़ सहित कई और बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में मैंने पहले अपने कुछ वीडियो में विस्तार से जानकारी दी है। ऐसी घोटालों की सूची में एनजीओ घोटाला भी आता है, जहां 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले के सबूत मिले हैं। इस मामले में सीबीआई ने समाज कल्याण विभाग के ऊपर शिकंजा कसा है। इस घोटाले में 2 पूर्व चीफ सेक्रेटरी विवेक ढांड, सुनील कुजूर सहित पूर्व एसीएस एमके राउत, बीएल अग्रवाल, डॉक्टर आलोक शुक्ला सहित एनजीओ के डिप्टी डायरेक्टर राजेश तिवारी, सतीश पांडे, अशोक तिवारी, हरमन खलको, एमएल पांडे सहित एसआरसी एनजीओ के कार्यकारी निदेशक पंकज वर्मा सहित अनेक लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। इतने सारे बड़े बड़े घोटालों के अलावा भूपेश बघेल जिन कारणों से परेशान हैं, जिस सीलबंद लिफाफे की चर्चा कर रहे थे, वो सीलबंद लिफाफा कोयला घोटाले वाले मामले में जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं, वो मीडिया तक पहुंच गया है। 570 करोड़ का कोल लेवी घोटाला आज एक बार फिर सबसे ज़्यादा चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि किसने क्या क्या चीटिंग की, कितने कितने पैसे कहाँ लिए और उन पैसों को कहाँ खर्चा किया, ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट से क्लियर हो गई है। कोयले का कुख्यात कारोबारी सूर्यकांत तिवारी भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को कब कब कितने पैसे देता था और देवेंद्र यादव ने उन पैसों को कहां खर्चा किया। देवेंद्र यादव सहित कई अन्य लोगों के नाम स्पष्ट रूप से सबूत के रूप में ईओडब्ल्यू ने 1500 पेज के आरोप पत्र में और भी बहुत कुछ गहरा खुलासा किया है। इन्हीं बातों को लेकर भूपेश बघेल और उनकी टीम खासी परेशान है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर इन बातों का वो जिक्र कर रहे थे और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईओडब्ल्यू और एसीबी तो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन आते हैं। ईओडब्ल्यू एसीबी ही उसी विभाग है और वो षड्यंत्र कर रहा है और स्पष्ट हो गया है। कोर्ट ने नोटिस कर दिया है, कार्रवाई करके बताए, है हिम्मत। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, इसी कोल लेवी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू के अलावा ईडी ने पिछले दिनों सरकार को पत्र लिखकर घोटाले में शामिल 10 आईएएस और आईपीएस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। जबकि जुलाई 2024 में ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था, जिसमें भूपेश बघेल की बेहद खासम खास, कुछ ज़्यादा ही खासम खास उप सचिव रही सौम्या चौरसिया के अलावा निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई, कुख्यात कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सहित कई अन्य लोगों के नाम हैं। इसी तरह ईडी समय समय पर पूरक आरोप भी पेश करती रही। अक्टूबर 2024 में मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किए गए थे, जबकि हाल में ही जो 1500 पन्नों का पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें कांग्रेस कमेटी के अकाउंटेंट देवेंद्र डटसेना और सूर्यकांत के भाई नवनीत तिवारी के खिलाफ काफी गहरे सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो पूरा जीवन भर 30-40 साल नौकरी करने के बाद उसे रिटायरमेंट के बाद बामुश्किल 1 करोड़ रुपए तक मिल पाते होंगे, लेकिन यहाँ मामला कई 100 करोड़ का है। 570 करोड़ के कोल लेवी घोटाले मामले में जो हैरान करने वाली जानकारी आई है, जो मीडिया तक सीलबंद लिफाफा पहुंचाने की बात आई है, उसमें कुछ गहरी बातें लिखी हुई है कि 570 करोड़ के इस कोल लेवी घोटाले मामले में सबसे ज्यादा फायदा 8 नेता और अफसरों को मिला। ये नेता और अफसर कोल स्कैम के पैसों से जमकर प्रॉपर्टी खरीदते रहे, गहने खरीदते रहे, चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते रहे। इस मामले में ईओडब्ल्यू से कहीं आगे ईडी ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है, उसमें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी को बताते हुए यह बताया गया है कि इसी ने 169 बार में 31 करोड़ रुपए सौम्या चौरसिया को दिए, जबकि सस्पेंड आईएएस रानू साहू को 13 बार में 5 करोड़ 52 लाख रुपए दिए, जबकि विधायक देवेंद्र यादव को 11 बार में 3 करोड़ रुपए दिए गए और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय को 2 बार में 46 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह कांग्रेस नेता विनोद तिवारी को सूर्यकांत तिवारी ने 19 बार में 1 करोड़ 87 लाख रुपए दिए, जबकि उस समय के कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह को भी 19 बार में 2 करोड़ 1 लाख रुपए दिए गए। बताया गया कि आरपी सिंह ने इन पैसों का उपयोग विधायकों को पार्टी कराने और पत्रकारों को शराब पिलाने में खर्चा किया, जबकि सौम्या चौरसिया को जो करीब 32 करोड़ मिले थे, उसमें उन्होंने
अकेले अपनी मां के नाम पर ही 21 जमीनें खरीद ली और प्रॉपर्टी में 14 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए। अपनी मां के अलावा अपने करीबियों के नाम पर भी सौम्या चौरसिया जमीन खरीदती रही। उसे कोई डर नहीं था, उसे लग रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार 5 नहीं बल्कि 50 साल चलेगी। ऐसी गलतफहमी सस्पेंड IAS रानू साहू को भी हो गई थी। उसने भी जो 5.5 करोड़ रुपए लिए उसमें से 13 प्रॉपर्टियां खरीदी। इनकी कीमत 2 करोड़ 18 लाख रुपए बताई गई। इन्होंने भी अपनी मां और कई करीबियों के नाम जमीनें खरीदी। जबकि देवेंद्र यादव के बारे में बताया गया कि उन्हें जो 3 करोड़ रुपए मिले थे उसमें उन्होंने वो पैसे खैरागढ़ उपचुनाव के अलावा यूपी के चुनाव में खर्च कर दिए। और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय के बारे में तो दिलचस्प जानकारी सामने आई है। इनके बारे में ED और EOW ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है उसमें कुछ सबूत भी पेश किए हैं। बाकायदा चैटिंग दिखाई गई है कि किस तरह से चंद्रदेव राय ने सूर्यकांत तिवारी को यह बताया कि आपकी बहू को ये 4 लाख रुपए का गहना पसंद आ गया है और बाकी 42 लाख रुपए उसने उत्तर प्रदेश के चुनाव में खर्च कर दिए। इसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है EOW और ACB की ओर से ये वही चैट है जो सबूत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसी तरह देवेंद्र यादव के बारे में बताया गया है कि किस तरह से रायपुर के अनुपम नगर जाने के लिए और वहां से कुछ पाने के लिए सूर्यकांत तिवारी को भैया लिखकर संबोधित करते हुए उनके निर्देश का अनुपालन कर रहे थे और कहां से उन्हें कहां जाना है, कितना देर इंतजार करना है, वो सारी बातें सूर्यकांत तिवारी उन्हें इसी चैटिंग में समझा रहे थे। जिसमें एक व्हाट्सएप चैट में देवेंद्र यादव सूर्यकांत तिवारी से कहते हैं, भैया मैं शंकर नगर पहुंच गया हूँ, कहाँ पर आना है। इसके बाद सूर्यकांत तिवारी का जवाब आता है, रेडी होकर आता हूँ भाई, 10 बजे अनुपम नगर पहुँचता हूँ। ऐसी कुछ औपचारिक बातें RP सिंह से क्या हुई इस बारे में ED ने अपनी पड़ताल में बताया है। ऐसी ही जानकारी विनोद तिवारी के बारे में भी दी गई है और ये बताया गया है कि उन्होंने भी खैरागढ़ उपचुनाव और प्रॉपर्टी खरीदने में 1 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च कर दिए। जब EOW के 3 अफसरों को नोटिस मिल ही गया है या नोटिस दिलवा दिया गया है तो भूपेश बघेल खुश होकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि EOW और ACB की जांच अधूरी है, फर्जी है। उनका कहना है कि BNS के नए कानून BNS की धारा 183 के अंतर्गत जो बयान दिए गए हैं उसमें प्रक्रिया का सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियां पहले से टाइप किए गए बयान और पेन ड्राइव को कोर्ट में प्रस्तुत कर रही है। लेकिन जब भूपेश बघेल से पत्रकार ये प्रश्न करते हैं कवासी लखमा ने क्या दोष किया था, वो तो खुद को अनपढ़ बता रहे थे। उनके अनपढ़ होने के बावजूद आपने उन्हें उद्योग मंत्री बनाया, आबकारी मंत्री बनाया और इतने तगड़े सबूत उनके विरुद्ध प्रस्तुत हुए कि बीते 15 जनवरी से वो जेल में हैं। यहाँ तक आपके बेटे भी जेल में हैं। इसी शराब घोटाले मामले में आपके विरुद्ध भी जांच की आंच तेज हो रही है। जब कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता कवासी लखमा जो भूपेश बघेल के करीबी होने के कारण जेल में है, तो ऐसे में भला भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। तो भाजपा के IT सेल का एक और AI वीडियो सामने आया जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस में आदिवासी चेहरे तो हैं लेकिन सम्मान नहीं बल्कि आदिवासियों का अपमान है। कांग्रेस में आदिवासी नेता सिर्फ चेहरे हैं, सम्मान नहीं, अपमान का लंबा सिलसिला है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि राजनीति जो न कराए वो कम है। आज जब मैं आपको एक एक कर इतने सारे घोटालों की जानकारी दे रहा हूं तो हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा होगा और आप सोचने को मजबूर हो रहे होंगे कि हमारे सिस्टम में क्या इसी तरह के चोर और बेईमान लोग बैठे हैं। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ ईमानदार हैं, तभी तो ये मामले सामने आ रहे हैं, हम तक पहुँचाए जा रहे हैं वो ढेर सारी जानकारियाँ जिन्हें जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में मैं छत्तीसगढ़ के PCCF चीफ और मोहम्मद अकबर और भूपेश बघेल के बेहद खासम खास रहे V श्रीनिवास के बारे में कुछ गहरी जानकारी दूंगा। वही V श्रीनिवास अभी भी PCCF बने हुए हैं, इनके बारे में कुछ गहरी जानकारी मिली है। पूरे प्रमाण और तथ्यों के साथ मैं वो सारी जानकारियां आप तक ला कर दूंगा। ढेर सारी जानकारियां जो हमें RTI से मिली है और कुछ जानकारी अपने आप चल कर आई है। यहाँ भी हम तक सील पर लिफाफा पहुँचा है जिसे लेकर भूपेश बघेल बहुत परेशान हैं। हमारा मानना है अच्छे लोग राजनीति में आए तभी तो गंदगी साफ होगी, वरना राजनीति हमेशा की तरह बदनाम होती रहेगी। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए देश और समाज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप लगातार चैनल को देखें, प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।